आज हम लोग चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत क्लास 9 नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चुनावी राजनीति। इस चैप्टर के पहले हम लोग संविधान निर्माण के बारे में पढ़े कि संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ है और कब बन करके तैयार हुआ और कब लागू हुआ है। संविधान निर्माण के पूरी प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, अब हमें अगला चैप्टर है अध्याय 3 चुनावी राजनीति। यानी चुनावी राजनीति क्या है, चुनावी राजनीति क्या है, ये चुनावी राजनीति किस शासन व्यवस्था में संभव है, ये चुनावी राजनीति किस शासन व्यवस्था में संभव है। यानी चुनावी राजनीति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही प्रतिनिधियों का चयन या चुने जाते हैं और चुन करके सरकार बनाई जाती है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनावी राजनीति देखने को मिलती है। जैसे देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, किसी भी लोकतंत्र में, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को छोड़ दीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो इस समय वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ सभी देश के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शासन करते हैं? नहीं, डायरेक्ट शासन नहीं करते। किसके? प्रतिनिधियों के माध्यम से वह प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद वो क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो कौन शासन कर रहा है, कौन प्रतिनिधि भेज रहा है? जनता। जनता ने अपने अधिकार किसको दिया? प्रतिनिधि को। मैंने एक एमपी का चुनाव किया, ठीक, जब तक वो चुनाव नहीं जीता तब तक आम आदमी है नहीं है, लेकिन जो ही जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने अधिकार उस व्यक्ति को दे देते हैं तो सारे जनता का अधिकार उसके पास हो जाता है। जो भी वो बातें कहेगा तो समझिए पूरी लोकसभा की जनता वो बातें कर रही है। संसद में जाता है, कोई समस्या उठाता है तो यह माना, गोरखपुर के सांसद जो है रवि किशन है, चुने गए हैं, जो अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं। अगर वो गोरखपुर की समस्या, किसी भी जगह की समस्या अगर वो संसद में उठाते हैं तो यह माना जाता है कि ये रवि किशन नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? पूरी गोरखपुर की जनता बोल रही है। क्यों? क्योंकि पूरी गोरखपुर की जनता ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनको यह अधिकार दिया है कि आप मेरी बातों का कहने का माध्यम बने। ठीक, तो देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, इनडायरेक्ट करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन करती है। चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन लोकतंत्र का सामान्य रूप माना जाता है। चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन होता है वह लोकतंत्र का क्या है? सामान्य रूप होता है, जनरल रूप होता है। इस अध्याय में हम लोग, अध्याय 3 में जो चुनावी राजनीति है, इस अध्याय में हम लोग प्रतिनिधियों का चुनाव, यानी प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं किस प्रकार का चुनाव कैसे किया जाता है, चुनाव की क्या प्रोसेस प्रक्रियाएं हैं, चुनाव को कैसे लोकतांत्रिक बनाया जाता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम चुनावी राजनीति जैसे चैप्टर में या अध्याय में हम लोग करेंगे। यानी प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, चुनने की क्या प्रक्रिया है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाते हैं, इन सारी चीजों को हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है उसका भी अध्ययन करेंगे। चुनाव कौन कराता है? सरकार नहीं कराती है, सरकार सिर्फ डेट देती है कि इस समय चुनाव कराया जाना है। सारा कार्यभार एक संस्था है जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, इंग्लिश में उसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। चुनाव आयोग पूरे भारत के ग्राम प्रधान का चुनाव छोड़ करके, स्थानीय निकायों का चुनाव छोड़ करके जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे चुनाव का कार्यभार कौन के संभालता है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं है, न वो सरकार के दबाव में है, वो किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र है। यह नहीं कि कोई दबाव डाला करके अपने पक्ष में मतदान करा ले या अपने हिसाब से चुनाव कराए, ऐसी बात नहीं है। भारत में न्यायपालिका भी स्वतंत्र है और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भी क्या है?
स्वतंत्र है। तो चुनाव आयोग का भी अध्ययन करेंगे हम कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का कार्य करता है। यह था थोड़ा सा प्रस्तावना चुनावी राजनीति का। अब हम पढ़ेंगे पहला लेसन, पहला बिंदु क्या है? चुनाव। पहला बिंदु क्या है? चुनाव। तो चुनाव क्या है? जनता द्वारा एक निश्चित, किसी देश के जनता द्वारा एक निश्चित समयांतराल पर अपने प्रतिनिधियों की चुनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। जनता द्वारा एक समयांतराल के बाद जो प्रतिनिधियों की जो चुनने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? चुनाव। अब समयांतराल क्या है? रोज तो चुनाव होता नहीं है। किसी या प्रधान का चुनाव या ग्राम पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो एक निश्चित समय के लिए होता है। होता नहीं होता है? कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? सिर्फ भारत में एक ऐसी संस्था है जिसके प्रतिनिधि 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सिर्फ भारत में एक ऐसी संस्था है जिनके प्रतिनिधि कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? वह है राज्यसभा। कौन सी सभा है? राज्यसभा। यानी संसद के 3 अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? संसद जानते हैं आप लोग ना? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों अंगों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो भारत में एक ऐसी विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए यही कह रहा है कि जनता द्वारा एक निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल क्या है? वो 5 वर्ष निश्चित है नहीं है। आज हमने किसी संस्था या पार्टी का या कोई चुनाव करा दिए और प्रतिनिधि जीत के गया, तो कितने समय के लिए हमने चुना? 5 वर्षों के लिए। तो 5 वर्ष के बाद फिर हम चुनाव करेंगे। तो यही चुनाव करेंगे, नहीं करेंगे फिर से, उसका कार्यकाल खत्म होगा फिर चुनाव होगा। तो यही जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? चुनाव। समझ में आया? अर्थात एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतदाता कौन है? जनता। मतदाता कौन है? जनता। मत देने का अधिकार किसको है? नागरिक को, जनता को, देश के। तो ये कह रहा है जिसमें मतदाता अथवा निर्वाचक गण विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, विधानसभा, पंचायत, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आदि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे स्थानीय निकायों का हो, जनता क्या करती है? चुनाव के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि जनता चुनी हुई सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए हमने सरकार बना दिया, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, हमने चुन दिया, हमने मोदी को बना दिया, हमने योगी को बना दिया 5-5 साल के लिए, हम लोग इनके कार्यों से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वे अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अगले चुनाव के समय वह सरकार, जनता क्या कर देती है? बदल देती है। कहती है कि यह सरकार अच्छी नहीं है, लोकहित के कार्य और कल्याण का कार्य नहीं कर रही है, इसलिए इनको शासन व्यवस्था से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए और चुनाव के माध्यम से दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। यही होता है चुनाव। अब दूसरा है चुनाव की प्रक्रिया। अब चुनाव की क्या प्रक्रिया है? प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव के माध्यम से, जो चुनाव की प्रक्रिया है, हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कैसे हुआ। उसके आधार पर हम पूरे देश के चुनाव प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझेगा। एक नए दल का गठन लोक दल,
हरियाणा में एक नए दल का गठन हुआ जिसका नाम था लोक दल। एक नए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है नहीं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार एक नए दल का गठन किया गया। कहाँ? हरियाणा में। उस दल का नाम क्या था? लोक दल। क्या था? लोक दल। यह वर्ष 1982 से ही हरियाणा में कांग्रेस दल का शासन रहा। कर रहा है कि नए दल का गठन लोक दल वर्ष 1982 से हरियाणा में कांग्रेस दल का शासन रहा। उस समय चौधरी देवीलाल, उस समय एक नेता थे चौधरी देवीलाल, वह विपक्ष के नेता थे। हरियाणा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। लेकिन एक नेता थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। क्या नाम था? चौधरी देवीलाल। वह विपक्ष के नेता थे। विपक्ष जानती है? पक्ष और विपक्ष, वादी और प्रतिवादी। जैसे हमारे दो व्यक्ति हैं ना, मान लो चुनाव होता है तो एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है नहीं ना, दो व्यक्ति चार व्यक्ति लड़ते नहीं लड़ते। उसी प्रकार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लड़ती नहीं लड़ती हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बहुत सारी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती नहीं लड़ती हैं। क्या सभी सरकार बनाती हैं? सभी सरकार बना लेती हैं? नहीं, किसी एक दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। वो कौन सा दल होता है? जिसको बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत दल का नेता एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री बनता है। जिसको बहुमत मिलता है, जिसको जनता वोट दे करके अधिक से अधिक सीटें जिताने का कार्य करती है, उसी दल की सरकार बनती है। बनती नहीं बनती है? तो ये भी बात नहीं है कि जिसकी सरकार बन रही की है तो जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं तो 403 सीटें पूरा भाजपा ही जीत गई, ऐसी बात नहीं होती है। बहुमत के लिए कोटा निश्चित होता है, 2/3 अगर वह सीटें निकाल लेता है तो उसका बहुमत है। यह नहीं कि 403 पूरा नहीं तभी उसका बहुमत है, नहीं, 2/3 सीटें अगर निकालता है तो उसका क्या हो जाता है? बहुमत। तो बहुमत दल का सरकार बन जाता है और सारी सीटें तो बहुमत दल वाला पाता नहीं है, उसमें दूसरे नंबर भी कोई पार्टी होगी। मान लीजिए एक 375 पाया, 275 पाया तो 100 कुछ पाया तो दूसरे नंबर की पार्टी हुई। कोई 30 पाया, कोई 35, तो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होता नहीं होता है। तो जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है एक निश्चित सीटें जीत लेती है, तो सम्मानजनक सीटें जीत लेती है, तो वह विपक्ष में बैठती है। किसके? सरकार के। किसके? ताकि सरकार गलत कार्य करे तो हम उसके बहस कर सकें, रोकने का प्रयास करें। वही विपक्ष होता है। तो एक पक्ष और विपक्ष। तो देवीलाल चौधरी क्या थे? नेता थे। तो विपक्ष के क्या थे? हरियाणा में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, देवीलाल ने एक आंदोलन चलाया जिसे न्याय युद्ध आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए दल का उदय हुआ। उस दल का नाम था लोक दल। वहां कांग्रेस ही थी, लेकिन देवीलाल चौधरी ने क्या किया? आंदोलन किया और उस आंदोलन को क्या कहा गया? न्याय युद्ध। और उस आंदोलन के बाद देवीलाल चौधरी ने हरियाणा में एक नए पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम क्या था? लोक दल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, यह था प्रक्रिया, कैसे कैसे पार्टी बनी। अब पार्टी बनी तो चुनाव हुआ फिर, और उसके बाद देवीलाल का चुनाव। अब देखिए, सरकार पार्टी इन्होंने बना लिया देवीलाल चौधरी ने। अब देवीलाल का चुनावी अभियान, अब वो चुनाव के लिए प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे देखिए, वर्ष 1987 में, 82 में गठन हुआ और वर्ष 1987 में के विधानसभा के चुनाव में, 1987 में चुनाव हुआ विधानसभा का। उस चुनाव के अभियान में देवीलाल ने मतदाताओं से वादा किया। मतदाता कौन? जो वहां के वोट देने वाले जनता है, वो क्या कहलाते हैं? मतदाता। तो देवीलाल चौधरी ने क्या किया? वहां उस चुनाव के अभियान से देवीलाल चौधरी ने मतदाताओं से यह वादा किया कि यदि उनका दल जीत जाता है, लोक दल यदि जीत जाता है, तो उनकी सरकार किसानों और छोटे उद्योगपति जो छोटे छोटे हैं उनका ऋण क्या कर देगी? माफ कर देगी।
अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और देवीलाल चौधरी भी लड़ रहे हैं लोक दल से। तो सबने अपना क्या किया, मैनिफेस्टो जारी किया, सबने अपने सिद्धांतों को बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है कार्य करेंगे। तो देवीलाल चौधरी ने भी कहा कि किसानों और छोटे लघु उद्योग वाले जितने भी व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, अगर मेरी सरकार बनती है, अगर आप मुझे जिताते हैं, तो आप लोगों का जो भी कर्ज है, लोन है, ऋण है, उसे हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। उन्होंने जनता के सामने रखा। अब मतदाताओं द्वारा लोक दल के पक्ष में मत। अब जनता ने इस सिद्धांत को माना होगा। अब देखिए क्या मानते हैं या कि नहीं मानते हैं। तो ये कहा कि मतदाताओं द्वारा लोक दल के पक्ष में मत किस प्रकार पड़ता है। मतदाता देवीलाल के वादों का तरफ आकर्षित हुए। जो हरियाणा के मतदाता थी, जनता थी, देवीलाल ने जिसमें वादा किया था ऋण माफ कर देंगे, उससे आकर्षित हुई, उनके बातों से प्रभावित हुई। और मतदाता पिछली सरकार से खुश नहीं थी, कांग्रेस सरकार जो पिछली थी उससे खुश नहीं थी। और इसलिए अधिकांश मतदाताओं ने अपना मतदान किसको किया, लोक दल को। अपना वोट किसको दिया, लोक दल के पक्ष में किया। और लोक दल तथा उसके सहयोगी ने 90 में से 76 स्थानों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब देखिए कांग्रेस हार गई, पूरे हरियाणा में 90 सीटें थी, लेकिन देवीलाल चौधरी की पार्टी और जो उसके साथ छोटे मोटे पार्टी और साथ लगे थे, उन्होंने 76 सीटें जीत लिया। कितने में से, 90 में से। तो बहुमत हो गया कि नहीं हो गया। अब वहां लोक दल की सरकार बनी। उसके बाद परिणाम की घोषणा, लोक दल ने 76 स्थानों पर विजय प्राप्त की। इसलिए दल के पास प्रत्यक्ष बहुमत था, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं थी। राज्यपाल ने प्रत्यक्ष बहुमत वाले दल के सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजा कि आइए आप सरकार बनाइए। कांग्रेस ने केवल 5 स्थानों पर जीत प्राप्त की। इसलिए कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और लोक दल ने क्या किया, 76 सीटें जीता। तो राज्यपाल ने न्योता दिया लोक दल के बहुमत दल के नेता को, देवीलाल चौधरी को, कि आइए अब आप सरकार बनाइए। देखिए राज्यपाल राज्य में सरकार बनाने का बुलाता है और केंद्र में कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति। और किसको बुलाता है, बहुमत दल के नेता को। जो पार्टी जीत करके बहुमत प्राप्त करती है उसी दल के नेता को राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति सरकार बनाने को बुलाती है। अब देखिए देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए, कहां के, हरियाणा के। लोक दल के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने देवीलाल को नेता चुना। देवीलाल को उस दल का क्या किया, नेता चुना। तो जब लोक दल के नेता हुए तो बहुमत दल के नेता हुए नहीं हुए, तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। राज्यपाल ने देवीलाल के नए मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित किया और चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। उनकी सरकार बनने के बाद छोटे किसानों, कृषक, श्रमिक तथा लघु उद्योगपतियों के बकाया ऋण को माफ करने की घोषणा कर दी। क्यों वादा किया था उन्होंने जनता से कि अगर मुझे जिताते हैं, मेरी सरकार बनती है, तो मैं ऋण माफ करूंगा। ज्यों ही सरकार बनी त्यों विधानसभा का बैठक बुला करके ऋण माफी की घोषणा उन्होंने कर दिया कि किसानों और लघु उद्योगपतियों का ऋण क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। यानी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा, उस वादे को उन्होंने तुरंत पूरा करने का प्रयास किया। क्यों, क्योंकि इसी वादे की वजह से इन्होंने हरियाणा में सरकार बनाने का कार्य किया। अब देखिए कांग्रेस द्वारा पुनः सरकार का गठन, यह हो गया। लेकिन फिर देखिए कांग्रेस द्वारा पुनः सरकार का गठन कैसे होता है। लोक दल ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक करना चाहिए था, 5 वर्षों तक। लेकिन लोक दल ने क्या किया, 4 ही वर्ष शासन किया। क्यों किया, आगे बता रहे हैं। वर्ष 1991 के चुनाव में लोक दल जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। लोक दल को फिर जनता ने जिताया नहीं। इस समय कांग्रेस ने चुनाव जीता तथा सरकार का गठन किया 1991 में। जब दूसरी सरकार बनी तो लोक दल हार गया, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। इन सारी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कैसे चुनाव में खड़े उम्मीदवार प्रतिनिधि बन जाते हैं तथा कैसे उनके हाथों से सत्ता
निकल जाती है। ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे कल चुनाव की आवश्यकता। अगले चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। संविधान निर्माण वाला जो है क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिए थे होमवर्क, और होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। ज्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को। चलिए लिख लीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं कोष्ठ में लिख लीजिए। लक्षण, कैरेक्टर, लक्षण कोष्ठ में लिखिए। उसके बाद बताइए यानी भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता, लक्षण बताइए। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ चलाए गए आंदोलन की दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ चलाए गए आंदोलन की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन और, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। संविधान, ये लघुत्तरी क्वेश्चन लिखिए। संविधान सभा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम चेक कर लें।